हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में एल्कीन एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। 7 रिएक्शंस कवर भी कर चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 8th रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। 8th रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। Polymerization means method of process of formation of polymer. Process of formation of polymers. Of formation of polymers. यहां इसके बाद में आगे नहीं बढ़ूंगा यार मैं, ये हमारी बाउंड्री लाइन है। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर क्या चीज है? पॉलीमर का मतलब समझना। पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल है, मींस बड़े मॉलिक्यूल है, जो कि छोटे 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 ब्लॉक्स से मिलकर बने हैं, रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बने हैं। इन छोटी रिपीटिंग यूनिट्स को मोनोमर कहा जाता है। जैसे ईंट ब्रिक्स से बन के एक पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, तो उस बिल्डिंग के लिए जो पॉलीमर है, मोनोमर है, वो एक ब्रिक है। सिमिलरली एक मैक्रोमॉलिक्यूल में अगर स्मॉल 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 रिपीटिंग यूनिट्स बार बार जुड़ते हुए एक बड़ी सी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कहलाता है पॉलीमर। तो पॉलीमर के डेफिनेशन भी लिख लो, क्या है? पॉलीमर मीन्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स which are formed by small repeating units. Small repeating units. और these units are called monomer units. ठीक है। एल्कीन को अगर पॉलीमराइजेशन किया जाए स्पेसिफिक कंडीशंस में, अब ये स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है, इनकी रिएक्शंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो तो हम लोग 12th में चैप्टर है पॉलीमर, पूरा एक चैप्टर है पॉलीमर, उसमें पढ़ेंगे। फिर भी इंट्रोडक्शन यही मिल जाए तो बहुत अच्छा है कि यह है ईथीन। ईथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन किया गया। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथीन की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की गई। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे। ये ईथीन का मॉलिक्यूल है जैसे, फिर दूसरा ईथीन का मॉलिक्यूल है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां सिंगल बॉन्ड रह गया, यहां एक सिंगल बॉन्ड बना, फिर ये आगे की तरफ तो यहां सिंगल बॉन्ड रह गया, एक सिंगल बॉन्ड बना, फिर आगे। इस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है। स्पेसिफिक मैकेनिज्म का यूज करना पड़ता है, कैटायनिक, एनायनिक, फ्री रेडिकल, कई तरह के मैकेनिज्म है इसमें। और एक बड़ी सी यूनिट बनती है जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये मोनोमर था, बॉन्ड टूट गया, आगे शिफ्ट हुआ, ये किसी और साइड से। इस तरह से n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में कंबाइन होती गई और एडिशन पॉलीमराइजेशन इसमें हुआ, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस के थ्रू ये पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। इसे कहा जाता है, ये ईथीन है ना, ईथीन या इथाइलिन एक ही बात है। अगर ये ईथीन है तो ये पॉली ईथीन है या पॉली इथाइलिन है। पॉली इथाइलिन भी कह देते हैं, पॉली इथीन भी कह दिया जाता है, पॉलीथीन भी कह देते हो। आप पॉलीथीन मंगवाते हो ना, पॉलीथीन है ना, पॉली बैग्स, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? पॉली ईथीन ही है। ये दो तरह की हैं, लो डेंसिटी पॉली ईथीन एंड हाई डेंसिटी पॉली ईथीन। ये दो तरह की होती है। लो डेंसिटी पॉली ईथीन, तो जिससे आप पॉली बैग्स जो यूज करते हैं वो लो डेंसिटी पॉली ईथीन का होती है। और हाई डेंसिटी जो है अच्छी प्लास्टिक होती है, जैसे घर में जो बकेट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, टॉयज़ जो बनते हैं वो इससे बनते हैं। ठीक है, बॉटल्स जो बनती हैं, पानी पीने की जो बॉटल्स आती है, बिस्लरी वगैरह की जो भी बॉटल्स हैं, वो हाई डेंसिटी पॉलीईथीन की हैं। और आजकल तो और भी तरह के पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां CH3 है, प्रोपाइलीन बोल सकते हैं, प्रोपीन को प्रोपाइलीन कह सकते हैं, कॉमन नेम्स में जा रहे हैं आज हम। अगर ये प्रोपाइलीन है तो इससे पॉलीप्रोपाइलीन फॉर्मेशन होगा, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन ये बनेगा। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होगी। पॉलीप्रोपाइलीन का यूज भी वही हाई डेंसिटी पॉलीईथीन जैसा ही है। बॉटल्स वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, टॉयज में इसका यूज किया जाता है, और भी प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चले तो ये है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल ग्रुप है, उस पर क्लोरीन अटैच्ड है। विनाइल क्लोराइड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, यहां CH CH2 आगे सिंगल बॉन्ड, ये Cl रहेगा, इस तरफ सिंगल बॉन्ड, इस तरह से एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, नेम है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका नेम तो जरूर सुन रखा होगा आपने, क्लोराइड, PVC। PVC मैं ये देख रहा था, ये डस्टर का ये जो केस है कहीं PVC का तो नहीं है, तो लगने में तो ऐसा ही लग रहा है कि PVC का ही है। PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, वो तो पॉलीमर है। आप लोगों ने देखा है कभी PVC? आपने बहुत देखा है। ये जो पाइप आते हैं ना, पानी के पाइप, वाइट कलर के, और भी कलर के आते हैं, वाइट ब्लैक भी आते हैं। वो जो सलमान खान वाला ऐड आता है, शायद आशीर्वाद पाइप का, ऐड नहीं कर रहा, मैं नहीं ऐड कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, याद दिला रहा हूँ कि वो पाइप जो होते हैं वो PVC के पाइप होते हैं, आपके घर में भी लगे होते हैं। हाँ, और प्लास्टिक की फ्लोर होती है, प्लास्टिक की फ्लोर मतलब PVC विनाइल फ्लोर जिसको बोलते हैं, वो चिपका दी जाती है और बिल्कुल ऐसा चमाचम लगता है ना फ्लोर, वो PVC के होते हैं। PVC के वायर्स देखे होंगे आपने, अरे ये मोबाइल कॉर्ड या फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं उस पे जो केस होता है वो PVC का ही होता है। तो PVC समझ में आ गया होगा, PVC क्या है, क्यों यूज, किस तरीके से यूज किए जाते हैं। पॉलीमर्स का तो बहुत यूज किया जाता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में 11th में ही अगर दे दूं तो मजे आ जाएंगे तुम्हें 12th में। ये है स्टाइरीन, स्टाइरीन कॉमन नेम है। ऐसे कॉमन नेम लर्न होंगे जब तुम्हारे सामने आएंगे ना, तब कॉमन नेम लर्न होंगे, ऐसे नहीं होंगे। स्टाइरीन से बनेगा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, और इसे कहा जाता है स्टाइरोन भी कहा जाता है, स्टाइरोन भी इसे कहा जाता है। और है तो बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ लूंगा, बस ज्यादा नहीं लूंगा। ये ईथीन था, ईथीन पर 4 फ्लोरीन आ गया तो टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमराइजेशन हो तो बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। 4 फ्लोरीन यहां इस तरह से, अब तो बहुत सारे फ्लोरीन हो गए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिएक्शन हुई है तो ये हो गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE। इसे ही कहा जाता है टेफ्लोन, टेफ्लोन खूब नेम सुना होगा टेफ्लोन का। टेफ्लोन की कोटिंग की जाती है। अरे टेफ्लोन की नॉन स्टिक कुकवेयर्स नहीं आते हैं क्या, कुकवेयर्स जो होते हैं जिनके ऊपर ब्लैक कलर का सा या कई और भी कलर के होते हैं, एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जो कि होता क्या है, ये नॉन स्टिक कुकवेयर से, मतलब खाना जल जाएगा ना तो उस पर चिपकेगा नहीं, उसको इजीली साफ किया जा सकता है, और हाई टेम्परेचर पे रह लेता है। आप गैस पे चढ़ा देते तो मेल्ट नहीं होता है, तो हाई टेम्परेचर भी वो सहन कर सकता है, और काफ़ी हार्ड भी होता है, हार्ड होती तो उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं होते हैं। इस कारण से पेंट जब किया जाता है गाड़ियों पर
है ना, कार्स वगैरह पर पेंट किया जाता है तो टेफ्लॉन कोटिंग भी चढ़ाई जा सकती है, चढ़ाई जाती है, जिससे कि उस पर धूल मिट्टी, स्टिक नॉन स्टिक है ना, धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी और स्क्रैचेस इजीली नहीं होंगे। अब तुम है ना वो चाकू लेके स्क्रैच मारने लग जाओ, तुम लोगों की आदत बहुत बुरी है ना, आस पड़ोसियों की गाड़ी को खराब किया होगा बचपन में जरूर, है ना, पत्थर से जरूर किया होगा। ये काम सब करते हैं, मैंने नहीं किया कभी, मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स को ऐसा काम करते हुए। तो टेफ्लॉन कोटिंग का यूज किया जाता है। लिखिए यहां तक, और लेता हूं 2-4 एग्जांपल। पॉलीमर में तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, मजे आ जाते हैं कि हमारे जो रूटीन लाइफ है उसमें भी इनका यूज है, वरना केमिस्ट्री तो ऐसे लगती है कि हाँ क्या पता क्या चल रहा है इस दुनिया में, कार्बन वगैरह कुछ है, जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है ना, फीलिंग ही नहीं आती। तो पॉलीमर से कुछ तो फीलिंग आ रही है कि ये पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, ये ऊपर जो इसकी ये लगा हुआ है ना, ये मैंने खींच दिया इसको, ये भी पॉलीमर है। इसकी आपको इसके धागे दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाई देंगे, तो ये पॉलीमर है, ये एक्राइलिक पॉलीमर है। लिखो इसे। तो अब मिटा देता हूं। पॉलीमराइजेशन एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। ये तो बेकार है यार, डस्टर, कपड़ा सदाबहार, ये बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6, ये वाला, इसे साइनाइड इधर लगाता हूं, चलो साइनाइड, और यहां CH2, ये है एक्राइलोनाइट्राइल। याद है एक्राइलिक एसिड, आपको मैंने ये बताया था, इस एसिड को कहा जाता है एक्राइलिक एसिड। इस एक्राइलिक एसिड में अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एल्डिहाइड का यूज किया जाए तो नेम होगा एक्रेल्डिहाइड। अगर यहां अमाइड का यूज किया जाए, CONH2 यूज किया जाए, तो नेम हो जाएगा एक्रेलेमाइड, है ना। और अगर यूज किया जाए COCl का तो एक्राइलिक क्लोराइड, एक्राइल क्लोराइड, और यहां यूज किया जाए साइनाइड का तो एक्राइलोनाइट्राइल नेम है इसका। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन किया गया तो पॉलीमराइजेशन से बना पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN। अब इसे ऐसे ही बोला जाता है PAN, पान, खाने वाला नहीं। कौन सा वाला, कहाँ यूज करते हैं मैं बताता हूँ। अरे सर्दियों में बहुत यूज करते हैं एक्राइलिक, वो आते हैं ब्लैंकेट्स आजकल सर्दियों में मार्केट में या आपके घरों में, एक रंग बिरंगे से बिल्कुल मुलायम से कंबल यूज किए जाते हैं, ब्लैंकेट यूज किए जाते हैं, समझ रहे हो, वो एक्राइलिक फाइबर के होते हैं। स्वेटर भी बनते हैं उनसे, एक्राइलिक फाइबर से स्वेटर बनते हैं, स्वेट शर्ट्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, कारपेट बनता है। और क्या बताऊं, बता तो दिया, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये गर्म रहने वाली ऊन है, वूल है ना, तो ये हॉट वूल है, सिंथेटिक वूल भी इन्हें कहा जाता है, तो एक्राइलिक फाइबर से इन्हें कहा जाता है। और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। 7th एग्जाम्पल में एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। अब इसके बाद में विनाइल एक्राइलेट होता है एक तो, और विनाइल एसीटेट का भी होता है, विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट में ये रहा एसिटिक एसिड का एस्टर, विनाइल एसीटेट। देखो एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, यहां OH होता तो एसिटिक एसिड,
उस एसिटिक एसिड में ऑक्सीजन पर कोई ग्रुप लगा दिया R ग्रुप, तो एल्काइल एसिटेट, मिथाइल होता है तो मिथाइल एसिटेट, और विनाइल है तो विनाइल एसिटेट, तो इसका नेम है विनाइल एसीटेट। और विनाइल एसिटेट का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो क्या बनेगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुआ और यहां बना सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH3, क्या बना, पॉली विनाइल एसिटेट, पॉलीविनाइल एसिटेट, विनाइल एसिटेट PVA, पॉलीविनाइल एसिटेट का यूज बताऊं, एडिसिव्स में यूज किया जाता है, फेविकॉल में यूज किया जाता है, और भी कई जगह है, मैं तुम्हें तो एक जो यूज जो तुम्हें समझ में आ जाएगा उसका उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉलीमर्स थे, मैं क्लियर तो बता ही दिया कि एडिशन रिएक्शन से स्पेशल कंडीशंस में पॉलीमराइजेशन होता है, ऐसे नहीं तुमने लिख दिया और पॉलीमराइजेशन हो गया। या तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है, या एनायोनिक पॉलीमराइजेशन होता है, या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, या कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन होता है। कई मेथड्स हैं, उन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, पर ये आइडिया देना था कि एल्कीन से पॉलीमर फॉर्मेशन होते हैं, एल्काइन से भी होते हैं। एल्काइन का मुझे याद नहीं है कौन सा पॉलीमर होता है, बट होते हैं उससे भी पॉलीमर। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 8 है। 9th रिएक्शन लिखो, कंप्लीट करो इसे। रिएक्शन नंबर 9 पे आता हूं, फिर मैं मिटा रहा हूं इसे तुम्हें। रिएक्शन नंबर 9, ओजोनोलाइसिस लेता हूं, ओजोनोलाइसिस। नाइन्थ रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। अब ये मैं आप लोगों को इसका हिंट पहले भी बता चुका हूं। ओजोनोलाइसिस एक मिनट, यहां तक कवर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे कैमरा में? ठीक है, हाँ, ओजोनोलाइसिस क्या चीज है? नाम से है, ओजोन से लाइसिस हो गया, एल्कीन एल्काइन पर ओजोन ने तलवार मारी और उसका लाइसिस कर दिया, डिसोशिएट कर दिया। तो ओजोन नाम की तलवार यूज की जाती है। दो तरह की धार होती है इसमें, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वाली और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वाली। दोनों को देख लेते हैं। मैं ना ये नहीं लिखूंगा कि ओजोनोलाइसिस से एल्कीन एल्काइन का डिसोशिएशन होता है और ये एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, जो बनेगा वो दिख जाएगा भी सामने। और ये भी पहले बार नहीं ले रहा हूं, दूसरी बार ले रहा हूं। दो तरह के रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए यूज किए जाते हैं, ओजोन तो यूज करोगे ऑब्वियसली, ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो, और साथ में फिर सेकंड स्टेप में H2O प्लस जिंक यूज किया जाए या फिर डाई मीथाइल सल्फाइड का यूज किया जाए। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में ओजोन के बाद में सेकंड स्टेप में केवल H2O डाल दीजिए, जिंक का यूज ना करें, डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज ना करें, या H2O की जगह H2O2 का यूज करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करें, तो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं ये लीजिए। रिएक्शन क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है ना, पहले तो रिएक्शन की बात करेंगे कि ये रहा कोई एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका किया गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ये डबल बॉन्ड डिसोशिएट होता है, टूटता है, किस तरह से टूटता है भी बताएंगे। और यहां C डबल बॉन्ड O बनता है, यहां C डबल बॉन्ड O बनता है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, दोनों कार्बन सेपरेट हो जाते हैं। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होता है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है। मींस मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वो तो डिपेंड करता है यहां किस तरह के ग्रुप्स अटैच्ड हैं।
अगर R अटैच्ड हैं दोनों ही तो कीटोन होगा, और उसमें से कोई एक H है तो एल्डिहाइड होगा। इसमें सोचने का नहीं है, मैकेनिज्म समझने की है, बस थोड़ा सा देखने की है। मैकेनिज्म यह है कि एल्कीन एल्काइन का जब किया जाता है ओजोनोलाइसिस, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान लीजिए, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो इतना तो पता ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़ चुके हैं। इस नेगेटिव ने यहां अटैक किया, इसने यहां अटैक किया, और ये O- ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए और बना ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था। ऑक्सीजन 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 3 बॉन्ड, ओजोन के अलावा कहीं नहीं देखा था। ये स्टेबल नहीं होता है। नाम है इसका मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अब इसमें होता है डिसोसिएशन। पूरा डिसोसिएशन मैं ना बता रहा, इस तरीके से डिसोसिएशन कहीं होता है। ये बॉन्ड टूटा, अच्छा बॉन्ड टूट के क्या हुआ देखो, ये रहा कार्बन, बॉन्ड टूटने के बाद वापस बॉन्ड भी बनता है। ये रहा कार्बन, ये वाला, इसका ये ऑक्सीजन इसी कार्बन से चिपका हुआ है, तो ये रहा ऑक्सीजन, इसके ये वाला कार्बन ये रहा, और ये 2 ऑक्सीजन इस कार्बन से, और ये वाला ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डेड है। ये बॉन्ड डिसोशिएट हुआ ना, यहाँ से ऑक्सीजन टूट गया, इस तरफ मैंने लिख दिया इसे। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में इसे और बॉन्ड में आ लेता है, इसे और बॉन्ड में आ लेता है वापस। तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और ये रीअरेंज होकर नए कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जिसे कहा जाता है ओजोनाइड। ये है ओजोनाइड। ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बनता तो ये है, फिर ये डिसोशिएट होगा H2O में या किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में। जैसे H2O में आपने जिंक डाल दिया, H2O में जिंक डाल दिया, तो जिंक क्या करता है? जिंक का तो रिड्यूसिंग नेचर है। इस ओजोनाइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसका इजीली ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन इजीली हो सकता है। तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन कर देता है, जिंक इसका रिडक्शन कर देता है, और कन्वर्ट होगा। ये वाला बॉन्ड इस तरह से डिसोशिएट होगा, यहां से ये टूट जाएगा इस जगह से, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा यहां इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये जो ऑक्सीजन था ये निकल लिया, H2O2 के फॉर्म में निकल लिया। और उस H2O2 को अगर आपने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया है, तो अकेला तो डाला नहीं था, जिंक डाला था, तो जिंक ने उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। मान लीजिए H2O2, तो ऐसे समझाने के लिए बता दिया। तो जिंक क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तुरंत, और जिंक ऑक्साइड बनाएगा। या फिर आपने डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड यूज किया ना, डाईमिथाइल सल्फाइड यूज किया, ये रहा, तो डाईमिथाइल सल्फाइड भी इजीली रिडक्शन कर सकता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड बनेगा। ये तो डाईमिथाइल सल्फाइड है, ये सल्फॉक्साइड बना H2O, डाईमिथाइल सल्फाइड, ये बना। शॉर्ट में इसे DMSO भी कहा जाता है, DMSO। ये कब केस है? कौन सा केस है? जब आपने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए जिंक या डाईमिथाइल सल्फाइड का यूज किया है। ये हम लोगों ने यही सोच के यूज किया था कि ऑक्सीजन जो निकलेगा एक्सेस में, उसको पकड़ने के लिए कोई चाहिए ना, तो जिंक और डाईमिथाइल पहले से हम लोगों ने यूज, सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। लेकिन अगर आप ये तैयारी ना करो, मतलब जिंक और डाईमिथाइल सल्फाइड ना डालो, केवल H2O डाल दिया या फिर H2O2 डाल दिया, तो ये रिएक्शन तो होने से रही, तो उस सॉल्यूशन में क्या बचे रहेगा? H2O2 बचा रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन का नेचर होता है। H2O2 जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी ना किसी का तो ऑक्सीडेशन करेगा, है इसका नेचर ही ऑक्सीडेशन का है। इसने जिंक का रिडक्शन ऑक्सीडेशन किया कि नहीं किया? आपने जिंक डाला ही नहीं इस बार। जिंक डालते तो जिंक अच्छी खास आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब आपने जिंक नहीं डाला, तो ये ऑक्सीडेशन के लिए किसी ना किसी को तलाश करता रहेगा, और जो शिकार मिलेगा उसी का शिकार किया जाएगा। ऐसा ही होता है इस दुनिया में। शेर भी
मजबूत जानवर का शिकार नहीं करता है, कमजोर को पकड़ता है। ऐसे ही मुश्किलें भी किसी मजबूत इंसान को नहीं पकड़ती जिसका ब्रेन मजबूत नहीं है, जिसके ब्रेन से मतलब नहीं है, ये तो मन से मजबूत मतलब है। जिसका मन कमजोर है ना, उसी को पकड़ती है प्रॉब्लम्स। वरना प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, और जिनका मन स्ट्रांग होता है, जिसके डिसीजंस लेने की, जिनकी आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी रहती है, वो आगे बढ़ते जाते हैं उन मुसीबतों को पार करते हुए। तो ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो वीक होगा उसी का ऑक्सीडेशन किया जाएगा। तो जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड थे तो इनका ऑक्सीडेशन कर लिया था, लेकिन अब ये तो है नहीं। अब यहाँ एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो कीटोन तो इजीली बस में नहीं आता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एल्डिहाइड तो बेचारा कमजोर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उससे पकड़ेगा, इजीली ऑक्सीडेशन करवा देगा, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अगर यहां इन दोनों कंपाउंड में से कोई एल्डिहाइड बना और आपने रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो उस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में तो एल्डिहाइड कीटोन बनाना है आप लोगों को, बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जिसमें जिंक वगैरह नहीं डाला जाए तो बना तो देना एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन ये याद रखिएगा कि एल्डिहाइड को H2O2 और ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर चुका होगा। तो आप इंतजार नहीं करना कि ये कन्वर्ट होगा, आपको प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है एल्डिहाइड की जगह, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करना है। ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने लिखा ही नहीं है, बोल रहा हूं, 2 बार बोल रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। अभी एग्जांपल्स भी लेते हैं, यहां तक तो कॉपी करो। ये तो एल्कीन के साथ है, एल्काइन के साथ भी काफी कुछ यही रिएक्शन होने वाली है। अभी एल्काइन के साथ भी लूंगा रिएक्शन, मैकेनिज्म नहीं लूंगा उसकी, मिटा देता हूं। बहुत स्लो हो रहा है इसमें तो। अब मैं वीडियो पॉज करके फिर मिटाया करूँगा, इसमें भी आप लोगों का थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही होगा। कई बार जानबूझ के आप लोगों के सामने ही मिटाता हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अगर स्टूडेंट्स ढंग से स्टडी कर रहा है, अपने नोट्स भी बना रहा है, तो उसको तो टाइम तो चाहिए होता है। अब मैं धड़ाधड़ लिख दूं, पहले से ही लिख के रख दूं और फिर समझा दूं कि ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ऐसा इसने किया, तो तुम लोगों ने समझ तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन वो दिमाग में बैठने के लिए एक जो टाइम गैप चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, वो तो हर स्टूडेंट को, हर ब्रेन को चाहिए ही होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, कई बार हालांकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाना होता है, तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट भी अपनाते ही हैं कि वीडियो पॉज करके मिटा दिया, या फिर पहले से कुछ लिख के रख दिया और फिर उसको समझा दिया, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश अभी तो यही है। तो यहाँ तक लिख लीजिए। ओजोनोलाइसिस के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, एल्काइन का भी अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। पहले तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई एल्कीन है और फर्स्ट स्टेप में इसका किया गया है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और ओजोनोलाइसिस में ओजोन तो यूज करेंगे ही करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में H2O2 प्लस जिंक यूज किया। ये एक और ओजोनोलाइसिस किया है, इसमें जिंक नहीं डाला है। ये हो गया ऊपर वाला है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और नीचे वाला है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करवाने चाहिए मुझे, मैं तो केवल तुम्हें रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम लोग एल्कीन पहले से भी ओजोनोलाइसिस पढ़ के आ चुके हैं। मैकेनिज्म शायद हम लोगों ने उस समय नहीं पढ़ा था, बस मैकेनिज्म पे ध्यान देना था मुझे। फिर भी एक एक दो एग्जाम्पल्स लूंगा यहाँ पर। ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा, मिथाइल C डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल और डबल बॉन्ड बना। इसमें C डबल बॉन्ड इस साइड भी बनेगा, तो ये प्लस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मिथाइल है और साथ में H है, तो ये तो बना एल्डिहाइड, ये बना कीटोन।
अगर यहां भी मिथाइल होता तो इस तरफ भी कीटोन बन जाता। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में H2O2 बचता है। H2O2 इस कीटोन का तो शिकार कर नहीं पाता है क्योंकि कीटोन तो मजबूत है। एल्डिहाइड वीक है तो उसको शिकार बनाया जाता है, तो कीटोन का तो कुछ नहीं होता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये रहा एल्डिहाइड H है यहां पर, और इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाता है किसी भी रिएजेंट से, कोई अच्छे से रिएजेंट से, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन भी हुई। एल्काइन का केस लेते हैं। एल्काइन ये रहा R≡C≡R डैश। अगर इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया जाए, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में अभी कुछ देर पहले आपने क्या किया था कि कार्बन कार्बन के बीच के 2 बॉन्ड तोड़ दिए थे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, उसके 2 बॉन्ड तोड़ दिए थे। यहां भी वही करो, 2 बॉन्ड तोड़ दो, एक तो रह जाएगा। और 2 बॉन्ड तोड़ के किया क्या था आपने, उन दोनों बॉन्ड्स को डिसोशिएट होने के बाद में C डबल बॉन्ड O बना था, तो यहां भी बना दो C डबल बॉन्ड O। दूसरी साइड भी बना था तो यहां भी बना दो C डबल बॉन्ड O। क्या बना, एडजेसेंट डाइओन, एडजेसेंट डाइओन ये बना। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस अगर किया जाए तो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया जाए तो इस कीटोन का भी डिसोसिएशन होता है। एडजेसेंट डाइओन का कीटोन जो होता है उसका भी डिसोसिएशन होकर ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरी तरह से डिसोशिएट होता है। ऑक्सीजन कहां से आया, H कहां से आया, उसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये है ओजोनोलाइसिस विदाउट मोर एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आप लोगों को बताए जा चुके हैं। यहां तक कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेता हूं मैं 10th पॉइंट, ऑक्सीडेशन with strong oxidizing agent, oxidizing agents। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई, ये है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिक में या न्यूट्रल भी चल जाएगा लेकिन हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। एक तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा है K2Cr2O7, ये एसिडिक मीडियम में ही यूज किया जाता है और हाई टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, नेम लिखिए आप लोग, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में यूज किया जाता है। CrO3 इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड बट हाई टेम्परेचर पर। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ तीनों केसेस में हाई टेम्परेचर लिया है। इन सभी केसेस में ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, अगर किसी एल्कीन पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में इसको मैं लिख रहा हूं SOA, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोआ है ना, तो सोआ के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया जाए किसी एल्कीन का, तो सेम वैसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से बनाए थे। आपको समझना और आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस अभी अभी पढ़ा है एल्कीन और एल्काइन का, तो सेम वे प्रोडक्ट बनेंगे जहां ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से जैसे बनते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट्स आर सेम सिचुएशन एल्काइन के लिए भी है। एल्काइन का भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाए तो दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट्स आर सेम एज
प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, जो प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से बनते हैं बिल्कुल वे ही प्रोडक्ट इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करने से भी बन जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस पढ़ लिया तो आप लोगों को यह भी समझ में आ गया, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सेपरेटली अब एग्जांपल्स काहे को बढ़ाएं, प्रैक्टिस के लिए बढ़ा सकते हैं, बट प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं काफी अच्छी। तो यहां तक लिखिए, 11th पॉइंट लिखेंगे। अब लूंगा मैं 11th पॉइंट, जल्दी से लिखो यहां तक। अब मैं वीडियो पॉज करके मिटाऊंगा इसे। नेक्स्ट 11th पॉइंट है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड समझते हैं ना, 3 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन, वो इपॉक्साइड्स होते हैं। तो इपॉक्सीडेशन एल्कीन एल्काइन का किया जाए तो किसके प्रेजेंस में होता है? एल्काइन का नहीं होता है, ओनली फॉर एल्कीन, एल्काइन में नहीं होता है। और रिएक्शंस तो सब एल्काइन में भी हो रही थी। तो इपॉक्सीडेशन अगर किया जाए किसी एल्कीन का तो यूज किया, बन तो जाएगा इपॉक्साइड बनेगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा एक्स्ट्रा। किसका यूज किया जाता है? परऑक्सी एसिड का यूज किया जाता है। आर डैश कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच। कौन है ये? पर एसिड या परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड भी बोल सकते हो, पर एसिड भी बोल सकते हो। यहां आर डैश सी ओ ओ ओ एच जो यूज किया है वो कौन कौन हो सकते हैं? तो वो हो सकता है एक तो एच सी ओ ओ ओ एच, फॉर्मिक एसिड का परऑक्साइड है, पर फॉर्मिक एसिड, परफॉर्म करने वाला, परफॉर्मिक एसिड, PFA इसे कहेंगे शॉर्ट में, परफॉर्मिक एसिड। हालांकि इनका शॉर्ट फॉर्म कम ही यूज किया जाता है। सेकंड है पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड। थर्ड बेंजोइक एसिड है, उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो पर बेंजोइक एसिड ये यूज कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन पे क्लोरीन यूज कर लिया, बेंजोइक एसिड ये रहा पर बेंजोइक एसिड, और इसकी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन यूज कर लिया, तो क्या नियम हो गया? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? MCPBA। ये शॉर्ट नेम है इसका, ये कई बार शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है। MCPBA यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, एल्कीन पे रिएक्शन कराओगे तो इपॉक्साइड बनाएगा। और भी बहुत से हैं, और भी होते हैं, CF3COOH एटसेट्रा। ये सभी इपॉक्सीडेशन का काम करते हैं। किसी एल्कीन में अगर इस तरह का एसिड यूज किया गया R-COOH का, तो इपॉक्साइड बनेगा। बस सोचना कुछ नहीं है, इपॉक्साइड बनना है। एरोमेटिक रिंग का नहीं कर देना, एरोमेटिक रिंग का नहीं करना। हालांकि ओजोनोलाइसिस एरोमेटिक रिंग का होता है, इसका नहीं करना। इसमें तो इसी का होगा, बेंजीन रिंग पे नहीं चले जाना। बेंजीन रिंग का इपॉक्सीडेशन नहीं होता, नॉन एरोमेटिक डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन होता है। ये था इपॉक्सीडेशन। इसके बाद लेंगे हम लोग 12th पॉइंट लेते हैं। 12th पॉइंट में हाइड्रोक्सिलेशन की बात करेंगे। लिखो इसे, यहां तक कंप्लीट करो। और एग्जाम्पल बढ़ाऊं क्या? ना, सफिशिएंट है, कंप्लीट करो। मैं मिटा रहा हूं अब इसे। 12th पॉइंट लेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स।
जैसे ब्रोमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सेम लाइक हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। मीन्स कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन किया जाए, किसके प्रेजेंस में किया जाता है बता देता हूं, हाइड्रोक्सिलेशन किया जाए तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन होगा, एक पाई बॉन्ड डिसोशिएट होगा और OH एंड OH का एडिशन हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन इसे कहा जाता है। दो OH पास पास वाली पोजीशन पे जुड़ जाएं तो ये बना विसिनल डाइऑल फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली एल्काइन पर भी हाइड्रोलाइसिस नॉट हाइड्रोक्सिलेशन यहां भी हाइड्रोक्सिलेशन, तो एल्काइन पर भी हाइड्रोक्सिलेशन किया जाए तो एक पाई बॉन्ड डिसोशिएट हुआ तो OH और OH जुड़ गए और दोनों पाई बॉन्ड डिसोशिएट हुए तो दो OH जुड़ गए। एक कार्बन पर मोर देन वन OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं लोन पेयर रिपल्शन के कारण, और वे अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करके। तो यहाँ दोनों H2O निकलेगा, यहाँ से H2O रिलीज होगा, यहाँ से भी H2O रिलीज होगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के एलिमिनेशन के बाद में यहाँ जैसे यहाँ से एक H और ऑक्सीजन OH निकला तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली इस पोजीशन पर भी कार्बन डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होगा, डाईओन का फॉर्मेशन हुआ, एडजेसेंट डाईओन। तो ये एल्काइन के लिए था, ये एल्कीन के लिए था। ठीक है, क्या बनते हैं वो मैं बता देता हूं, और रिएजेंट कौन से लेते हैं वो बताना है मुझे। reagents for hydroxylation कौन से रिएजेंट्स हैं? एक तो है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। बेसिक मीडियम में लिया जाए तो बहुत अच्छी बात, न्यूट्रल में भी चल जाता है। कोल्ड एंड डाइल्यूट, ध्यान दीजिएगा कुछ देर पहले कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 हाई टेम्परेचर पे यूज किया गया था, लो टेम्परेचर पे यूज नहीं किया गया था। यहां डाइल्यूट कंडीशन में है, टेम्परेचर भी कम किया हुआ है, इसे कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट। कौन है ये? बेयर्स रिएजेंट। जब ये बेयर्स रिएजेंट होता है किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जैसे ही एल्कीन एल्काइन में ये डाला गया बेयर्स रिएजेंट, उसने ऑक्सीडेशन किया, KMnO4 का रिडक्शन हुआ, KMnO4 का कलर गायब हो जाएगा। तो यहां उस केस में एल्कीन एल्काइन का कलर, एल्कीन एल्काइन पे रिएक्शन करने से बेयर्स रिएजेंट का पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि एल्कीन एल्काइन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को POC में टेस्ट बताए थे, वो सारे टेस्ट एक एक करके डिफरेंट चैप्टर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। आप अगर POC लर्न भी ना करो और ये रिएक्शंस लर्न कर लो तो भी, ये सारी रिएक्शंस पढ़ने के बाद में आप अगर POC उठा के पढ़ें तो बहुत आसानी से सब कुछ लर्न कर सकते हो। तो ये पर्पल कलर का कंपाउंड है, इससे कलर डिसअपीयर हो जाता है एल्कीन एल्काइन पे रिएक्शन करने से। रिएक्शन आपके सामने है। एक है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप में ए कर देता हूं, फर्स्ट स्टेप में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज किया जाएगा, है ना, सल्फेट नहीं है ये, ओ कैपिटल, अरे यार ये ऑस्मियम है, ऑस्मियम मेटल, और वो O4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सेकंड स्टेप में यूज किया जाता है H2O2 या फिर सोडियम बाइसल्फाइड। इनका यूज करने से क्या होगा? इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो बेयर्स रिएजेंट से हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन करने से हाइड्रोक्सिलेशन होता है। रिएक्शंस तो मैंने बता दिए आप लोगों को। अब ये हाइड्रोक्सिलेशन भी कौन सा होता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है।
सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये है कि अगर दोनों OH जुड़ेंगे तो सेम साइड से आके बॉन्ड बनाएंगे। जैसे मैंने यहां बेयर्स रिएजेंट यूज किया, बेयर्स रिएजेंट जो कि मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वो यूज करें, या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देन सेकंड स्टेप में H2O2 का यूज करें, तो भी कार्बन कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड एसोसिएट होगा, OH OH सेम साइड से आके जुड़ेंगे, दोनों OH यहां जुड़ेंगे और सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये सिस प्रोडक्ट बनेगा। सिस प्रोडक्ट बनना इंडिकेशन है कि ये सिन एडिशन रिएक्शन है। सिन एडिशन मींस एडिशन ऑफ टू ग्रुप्स फ्रॉम सेम साइड। ये एक सिन एडिशन रिएक्शन है। सिन एडिशन लिख लीजिएगा, दो ग्रुप का एडिशन होगा, सेम साइड से एडिशन होगा, सेम प्लेन से एडिशन होगा। इस पे करो ये रिएक्शन कि MnO4 बेसिक मीडियम में है, लो टेम्परेचर पर है, कोल्ड कंडीशन में है। ठीक है, कई बार एसिड बेस लिखते नहीं है, मैंने तो लिख दिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा? पाई बॉन्ड डिसोशिएट होगा, OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया। ये रिएक्शंस थी एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन। 12 तक मैंने बता दिया। कुछ टेस्ट हैं एल्कीन एल्काइन के, टेस्ट मुझे बताने हैं, हालांकि बेयर रिएजेंट टेस्ट मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो यहां तक तो लिख लो, कंप्लीट करो फटाफट। मिटाऊंगा इसे मैं, अब मिटा देता हूं। नेक्स्ट लेता हूं टेस्ट ऑफ एल्कीन्स एल्काइंस। टेस्ट ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। वैसे मैं ये POC में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिन्हें POC अच्छी तरह से याद है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से याद है, वो इसे ना पढ़ें, आगे जा सकते हैं। एक मिनट। हाँ, तो टेस्ट क्या है? फर्स्ट है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब ये भी बताया क्या, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। किसी एल्कीन या फिर किसी एल्काइन में रिएक्शन क्या होती है मैं वो पढ़ा चुका हूं। बेयर्स रिएजेंट डाल दें, क्या यूज करें? बेयर्स रिएजेंट। अभी बताया था कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 जो कि पर्पल कलर का होता है, बेयर रिएजेंट डाल दिया, जो कि किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। क्या होगा? कलर डिसअपियर हो जाएगा, पर्पल कलर डिसअपियर। ये इसका ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही पढ़ाया था मैंने आपको, पर्पल कलर डिसअपियर। ठीक है, कलर गायब हो जाएगा। नेक्स्ट एक और टेस्ट था, सेकंड टेस्ट था ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर में, ब्रोमीन वाटर का कलर क्या था? रेडिश ब्राउन। किसी एल्कीन या किसी एल्काइन पर ब्रोमीन वाटर डाल दिया जाए तो ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। कलर डिसअपियर, यहां भी इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा, वाइट कलर का कोलाइडल PPT बनता है। कुल मिला के सॉल्यूशन का कलर तो गायब हो जाता है। कलर डिसअपियर्स, अपीयर्स, डबल P आता है क्या इसमें? पियर्स। ठीक है, देखो यहां तक तो। फिर टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट लेता हूं, इसे तो लिख लो जल्दी से, कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेते हैं टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइंस।
टर्मिनल एल्काइन। ये भी पढ़ चुके हो जीओसी में, पीओसी में, ये भी पढ़ चुके हो पीओसी में। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, किसी टर्मिनल एल्काइन पर टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया जाए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है टॉलेंस रिएजेंट। अगर टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जाए टर्मिनल एल्काइन पर तो व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, और वो कलर आता है इस सॉल्ट के फॉर्मेशन के कारण, व्हाइट पीपीटी ये बनता है। एक और है CuCl2 या Cu2Cl2 भी लिख देते हैं, CuCl भी लिखा जा सकता है। CuCl मीन्स क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाता है और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो यहां टर्मिनल एल्काइन का जो H एसिडिक H है, ये H एसिडिक है ना, आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा एसिडिक H होता है ये, और इस H के निकलने के बाद में सॉल्ट बनता है क्यूप्रस के साथ में, और ये रेड कलर का पीपीटी होता है। ये टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट है। और भी रिएक्शंस हैं, अब तो पूछी भी नहीं जाती वो रिएक्शंस, तो मैं पढ़ाना भी बंद कर दूं, और कर दिया है मैंने। और 11th क्लास में तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, वरना प्रिंस रिएक्शन थी, एक एल्काइलेशन रिएक्शन है, और भी रिएक्शन है, ऑक्सो प्रोसेस है। तो ऐसे रिएक्शंस जो नहीं पूछी जाती है उसको हम लोग अब नहीं पढ़ाते हैं। कभी पूछी जाती थी पुराने ज़माने में, उसमें PMT के टाइम में, तो उस समय की बात अलग है, लेकिन अब ये इनका कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। तो एल्कीन एल्काइन का मोस्ट ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पढ़ ली है। ठीक है, तो आप लोग इनको लिख सकते हैं, लिखो फटाफट इसे। डाइमराइजेशन रिएक्शंस भी नहीं पूछी जाती अब तो, कंप्लीट करो फटाफट, मिटा देता हूँ मैं इसे।